वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है ब्लैक क्लोवर का मांगा कंटिन्यूएशन। तो अब तक की कहानी में आस्था और यूनो दोनों लूसीफर के आगे फंसे होते हैं, जो दोनों उससे हार रहे होते हैं। और अब कहानी में आगे उन दोनों को बचाने के लिए सामने आते हैं कॉम्बो मैजिक डोपलगैंगर के साथ कैप्टन यामी और नाहत, जिस मैजिक के इस्तेमाल से दोनों काफी हद तक सिमिलर लग भी रहे होते हैं। पर इससे पहले कि दोनों के हमले कुछ कर पाए, दोनों के वार नेग्लेक्ट हो जाते हैं और वो एक घूसा बनाए उससे वार करने जा रहा होता है आस्था के ऊपर, जिस पर लीवे माफी मांगता लीस्ता से कि वो उसका बदला नहीं ले पाया। जहां आस्था भी काफी हद तक फील कर पाता है लीवे की सारी स्टोरी को, उसके अब तक की जर्नी को और कहानी को, कि कैसे लीस्ता मारी गई और उसने इतने साल इस ग्रीमोर के अंदर रह के गुजार दिया और डेविल्स को कर्ज करते करते उसने गेन की पावर एंटी मैजिक की। पर इस सब के बावजूद लीवे मानता है कि वो सामना नहीं कर सकता लूसीफर का। जहां साथ ही वो ये भी सोचता है कि अगर वो कभी अंडरवर्ल्ड से बाहर आया ही ना होता या कभी लीस्ता से मिला ही ना होता तो लीस्ता को कभी मरना ही नहीं पड़ता, जिस वजह से वो खुद से भी नफरत करता है और आगे रोते हुए कह रहा होता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो मॉम। जिससे उस जगह मिलता आस्था और कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम इतने दुख दर्द से गुजरे हो। मुझे भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा क्योंकि मैं भी बिना मैजिक के पैदा हुआ था, पर उसी तकलीफ और मेहनत के वजह से हम दोनों मिल पाए। तुम्हारा दर्द और गुस्सा मेरी शक्तियां बनी, तो तुम्हारा शुक्रिया। मैं सच में काफी शुक्रगुजार हूं कि हम मिले। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता था, पर साथ में हम लड़ सकते थे और साथ हम कर सकते हैं। जहां लीवे फील करता है कि अभी मैं अकेला नहीं हूं, जहां दोनों साथ में कहते हैं चलो कर दिखाए भाई। जिसके साथ ही दोबारा वो सीन रिपीट होता है जहां पे लूसीफर उनकी तलवार पे घूसा मारता है, पर दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। जिस पर आस्था कहता है कि भले ही तुम डेविल्स के राजा क्यों ना हो, पर मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा मेरे दोस्त की माँ को मारने के लिए। पर जब लूसीफर को इनमें कोई अंतर नहीं दिखता, इनके पास अब भी कोई मैजिक नहीं होता और वो अगला वार करता है इन्हें मारने के लिए, जिसका घूसा आस्था को छूता भी है और उसका घूसा सीधा उसके गाल पे भी लगता है, पर उसे कुछ नहीं होता। उल्टा वो ये फील करता है कि अब तक मानो ऐसा लग रहा था कि वो दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन अब वो दोनों एक ही क्यों लग रहे हैं। जहां दोनों साथी महसूस कर पाते हैं ये किसी भी गुस्से या नफरत से ऊपर आ चुके हैं और जो वो जानते हैं वो है कि उन्हें हराना है इस शख्स को, तो हम तुम्हें हराएंगे और जिंदा रहेंगे। जिससे नाराज होकर एक और वार करता लूसीफर उसके ऊपर, लेकिन अब ये दोनों कोई भी चीज जो उन्हें छू रही है उसकी मैजिक को इरेज कर दे रहे हैं। जहाँ बहुत सारे वार और आते लूसीफर के, लेकिन उन सभी वारों को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं और आगे आस्था अपने पहले वार से छुड़वाता है कैप्टन यामी और नाहत को, जिनको लूसीफर ने अपने वार के साथ अपने हाथों में फंसाया रखा था। जहाँ नाहत विटनेस करता है ट्रू डेविल यूनियन को और कैप्टन यामी एक्नॉलेज करते हैं आस्था को उसके सिलेक्शन के टाइम से अब तक के प्रोग्रेस को लेकर। तो अब आस्था ये कर सकता है, लेकिन डेविल यूनियन मोड को सिर्फ 5 सेकंड और रह गए और इस 5 सेकंड में आस्था और लीवे टूट पड़ता है लूसीफर के ऊपर। वैसे जिस बीच हम पहुंच पाते लीवे के फ्लैशबैक में, जहां उसको लीस्ता बता रही होती है कि उसका भी एक बेटा है सेम उसी की एज का, और वो शुक्रगुजार है कि उसका बेटा हेल्दी पैदा हुआ। पर अगर वो मेरे साथ रहता तो शायद मैं उसकी भी लाइफ एनर्जी चुरा लेती, जिस वजह से मुझे उसे छोड़ के आना पड़ा और मैं शायद माँ बनने लायक ही नहीं हूँ। जिस सब के दौरान आस्था और लीवे पीट रहे होते हैं लूसीफर को, और आगे वैसे लीस्ता कहती है मैं कभी उसके साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं उसे कभी छू नहीं पाऊंगी, मैं उसे कभी दोबारा देख भी नहीं पाऊंगी, लेकिन कल या परसों हर दिन हमेशा मैं उससे प्यार करती रहूंगी। और फिर आखिरी मेमोरी में लीवे को बचाते हुए लीस्ता मारी जाती है, जिसको इस पल इस सब को देख के याद कर पाता है लूसीफर और कहता है कि तुम उसकी औलाद हो। जहाँ वैसे कई सारी बुरी बातें भी वो कहता है, पर जिस दौरान उनकी तलवार घूमती है और लूसीफर के सारे वारों के साथ उसके हाथ ये काटते चले जाते हैं और आखिर में कहते हैं यहाँ जो बेकार है वो तुम हो, और अपने वार के साथ लूसीफर को बीच में से काट देते हैं और कहते हैं जब तक तुम जमीन पर रेंगोगे तब तक हम जिएंगे और खुश रहेंगे। जिस सब पे लूसीफर को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो है ग्रेटेस्ट डेविल लूसीफर, जिसकी शक्ति इतनी ज्यादा अद्भुत है कि उसका सामना कोई नहीं कर सकता, कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। पर फिर भी इन बच्चों ने उसको हरा दिया जिनके पास कोई भी मैजिक नहीं थी, और लूसीफर इस सबको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जहाँ उसके चिंगार से ग्रेविटी मैजिक का प्रेशर बढ़ता है और उससे लीवे और आस्था वहीं दफन होने लगते हैं, जहाँ आस्था और लीवे दोबारा साथ मिलकर कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ लूसीफर अब भी हारा नहीं होता, जो उसी हालत में उड़ता हुआ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पल के लिए भी मुझे नीचा दिखाने की। और आगे वो कहता है कि मेरी आधी शक्तियाँ अंडरवर्ल्ड में कैद है, जिसका तुम लोग शुक्र मनाओ, वरना तुम मेरा बाल भी वाका नहीं कर पाते। पर अब भी तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कुचले जाओ और गिरो। और देखा
आखिर में तुम लोग ही हारे, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं। लेकिन तभी वहाँ एक काला गोला उड़ता हुआ सा आता है जिसके अंदर कैप्टन यामी बचाते हैं आस्था और लीवे को, जहाँ कैप्टन यामी और नाथ दोनों अपनी लिमिट सरपास करने के लिए तैयार होते हैं। पर लूसीफर चिढ़ के कहता है तुम्हारी मेहनत किसी काम नहीं आएगी, वो बच्चा अब खड़ा तक नहीं हो सकता। पर आस्था फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है, जो हार मान के राजी नहीं, जिससे वो डेविल काफी हैरान हो जाता है, जिससे कैप्टन यामी कैसी छूट जाती है। क्या तुम डर गए ऑलमाइटी डेविल हमारे बच्चे से? और वो डेविल वहां से भागने की कोशिश करते हुए कहता है अगली बार जब हम मिलेंगे मेरी पूरी शक्तियों के साथ तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। पर उस पल पे उसे कौन भागने देगा, जहां आस्था अपनी शक्ति और साथ में यूनो की शक्ति के साथ वार करता है उसके ऊपर, जिस पर यूनो कहता है अगली बार तुम्हारा सामना 2 लोगों से होगा। जिसके बाद आस्था अपने डीमन स्लेयर स्वॉर्ड से एक वार करता है उस डेविल के ऊपर और उससे वो हार जाता है, जिस पर सेकंड लेवल का हाईएस्ट रैंकिंग डेविल उन सबको उनकी जीत पर बधाई देता है और वहां पड़े लूसीफर के शरीर से उसका दिल निकाल लेता है और वो दिल लेकर वो वहां से उड़ जाता है, जो इन लोगों से बिल्कुल नहीं लड़ने वाला। तो इस जंग के नतीजे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सभी कैप्टन्स आस्था और यूनो जख्मी है, पर उनमें से भी कैप्टन यामी और नाहत की हालत काफी खराब है, जिन्हें मदद ना मिलने पर वो जल्दी मर सकते हैं। जिस पर यूनो मदद मांगता है मिमोसा से, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी मैजिक खत्म हो चुकी है। ना ही ग्रे के पास इतनी मैजिक है कि वो कुछ कर पाए, और पैट्री के पास ग्रीमोर ही नहीं है, वरना उसके पास भी रिकवरी स्पेल तो है ही। जिस सबको जानकर काफी परेशान हो जाती है कैप्टन शार्लेट, जो यहाँ तक उसको ही बचाने आई थी, जो कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम उठते क्यों नहीं, तुम पहले की तरह वैसे बदतमीजी क्यों नहीं करते, तुम मर नहीं सकते बेवकूफ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ यामी, प्लीज मरना मत। जहाँ वैसे वेनिसा की रॉग अपने धागे आगे तक फैलाकर किसी को खींच लाती है, जो होती है ब्लैक बुल्स की टोली, और फिर वहां आती है चार्मी जो बनाती है खाना बहुत सारा, ठुसवाती है उसको मिमोसा को, जिससे होता है उसका मैजिक हील, और वो इस्तेमाल करते हैं अल्टीमेट प्लांट मैजिक फ्लावर प्रिंसेस यूथोपिया। जहां ब्लैक बुल्स वाले काफी तक चिंता जताते कैप्टन यामी की, और कैप्टन यामी कहते हैं कि वो अभी मौत के मुंह से बाहर आए हैं, उनकी आत्मा दूसरी दुनिया में जाने ही वाली थी। जिसके बाद कैप्टन यामी कहते हैं ओह शार्लेट, मैं जिंदा हूँ, थैंक यू। और वैसे तुम अभी क्या कह रही थी? जिससे कैप्टन शार्लेट का दिमाग शर्म के मारे फट जाता है। और वैसे यहाँ कैप्टन यामी को देखकर और नाहत को जिंदा देख के काफी तक खुश है आस्था, और वो धन्यवाद करता है मिमोसा का भी। पर वैसे आगे कैप्टन यामी हिसाब मांगते हैं आस्था से अपने कटाना को लेकर, पर बाद में उसको गिफ्ट ही कर देते हैं। जहाँ आगे आस्था नाहत को वेलकम करता है और साथ ही धन्यवाद भी करता है, जिस पर आगे नाहत कहता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो चीज़ें सही से नहीं करते, पर मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, और अब से मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा ताकि हम मिलकर चीज़ें सही तरीके से करें। तो ये थी एक हैप्पी एंडिंग। तो अब कहानी में आगे लूसीफर को हराने के बाद एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जहाँ यूनो से कोई मिलना चाहती है, जो होती है करंट क्वीन स्पिरिट किंगडम की, यानी कि उसकी मॉम, जो यूनो को जिंदा देखकर खुश और इमोशनल दोनों साथ में हो जाती है। जहाँ बाकी लोग भी चाहते हैं कि यूनो सामा स्पिरिट किंगडम में रुक जाए, क्योंकि उसके स्ट्रेंथ की ज़रूरत इन्हें ज़रूर पड़ेगी। जहाँ उसकी मॉम भी उससे कई सारी बातें और डिस्कस करना चाहती है, कई सारी और बातें जो उससे कहनी है, भले ही काफ़ी जल्दी हो और यूनो के लिए सब मानना थोड़ा मुश्किल हो। पर यूनो वहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि उसे अपने बादे निभाने, अपने क्लोर किंगडम की फैमिली से मिलना है, अपने नज़दीकी दोस्तों से मिलना है, और अपने राइवल से भी मिलना है जिसके साथ उसने मिलकर एक वादा किया था। और वहीं दूसरी तरफ आस्था लीवे का शुक्रगुजार होता है, क्योंकि उसी की वजह से वो देख पाया अपनी मॉम को उसकी मेमोरी के अंदर। वैसे कभी उसे अनाथ आश्रम छोड़े जाने पर कोई दुख नहीं था, पर फिर भी वो जानकर काफ़ी हद तक खुश हुआ कि उसकी मॉम भी उससे काफ़ी प्यार करती थी। पर थैंक्स आस्था को नहीं, लीवे को आस्था से कहना था, क्योंकि उसी के वजह से वो बदला ले पाया लीचता का। तो अब क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया, तो अब बारी है लीवे की कि वो आस्था का सपना पूरा करने में उसकी मदद करे, जो है विजिट किंग बनना। पर उससे पहले क्लोवर किंगडम में कुछ लोग मान तो ले पहले ये कि वो अच्छा इंसान है, खासकर दामिनाती। जहाँ आगे हम देख पाते दामिनाटी को जो मिलने जाता है विजिट किंग से, जहाँ विजिट किंग खुश होते हैं कि स्पिरिट किंगडम में सब कुछ सेफली निपट गया। पर उनको एक चिंता होती है, उनकी चिंता होती है उस फीलिंग के बारे में जब स्पिरिट किंगडम में हो रही हरकतों के वजह से उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। पर वो उस समय से नहीं, उन्हें वो उससे पहले ही महसूस हुआ था। पर खैर तभी उनके दरवाजे पर दस्तक देकर दांते पहुंचता उनके पास और उनसे बात करता है डेविल्स के बारे में, और बताता है कोर्ट ट्रायल शुरू होने के बाद से उसके रिसर्च के बारे में डेविल्स के ऊपर, जिसमें ढूंढे उसने वो परिवार जो डेविल होस्ट रहे हमारे देश में से। और उसमें उसको कुछ डॉक्यूमेंट मिले जो 20 साल पुराने थे, और उसको क्लिपोर्ट कंसिस्टेंटली में कोई भी मेंशन नहीं मिला सुप्रीम डेविल मैगिकुला का। जहाँ उसको अंडरवर्ल्ड के 3 रूलर्स के बारे में पता चला, जिसमें था लूसीफर
जो ग्रेविटी कंट्रोल करता था, जिसको सैटर्न भी कहा जाता था, जिसके बाद स्पेशल मैजिक वाला ब्लीजीबूब, और आखिर में था टाइम मैजिक इस्तेमाल करने वाला एस्थेरॉट, जहाँ मैगुला ने उसकी जगह ली थी क्योंकि कुछ कारणों से वो अंडरवर्ल्ड से गायब हो चुका था। जहाँ डोमिनाटी के सारे डाउट्स क्लियर नहीं थे, पर फिर भी उसके रिसर्च के हिसाब से जो उसके सामने आया वो था इस दुनिया में इकलौता शख्स जो टाइम मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे साबित होता है हमारे देश में बना पड़ा डेविल। जहाँ विज़र्ड किंग रियलाइज करते हैं, क्या सच में तुम सही हो? क्या ये मैं हूँ? जिस पर नर्वस होकर डोमिनाटी कहता है, कह दो कि मैं गलत हूँ और आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। पर जब उसके बाद खुद के शरीर को नहीं संभाल पाते विज़र्ड किंग और कहते डोमिनाटी को वहाँ से भागने के लिए, पर उससे पहले उनके शरीर से कोई और बाहर निकलता है और बताता है चीज़ें ऐसी नहीं है जैसा तुम अंदाज़ा लगा रहे हो। जिस सब दौरान डोमिनाटी वहाँ फ्रीज हो चुका होता है और आगे दिखता है विज़र्ड किंग के अनकवर ग्रीमोर में कवर चढ़ते हुए, जिसमें 2 स्पीड के लोगो ऊपर नीचे एक दूसरे में घुसे होते हैं। जहाँ उस जगह मिलने आता है उससे सेकंड लेयर का हाईएस्ट रैंक का डेविल और कहता है सब कुछ वैसा ही गया जैसा आपने कहा था लूशियस जोगरेटिस। तो जिसके साथ फेज शुरू होता है द वन वो विल रीच द स्ट्रॉन्गेस्ट विज़र्ड किंग। तो चलिए बढ़ते हैं इस फेज की ओर और जानते हैं उस विज़र्ड किंग के बारे में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विज़र्ड किंग बनने की बात कर रहा है। पर इस सबसे पहले हम बढ़ते हैं अंडरवर्ल्ड के 7th लेयर की ओर, जहाँ किसी ने अंडरवर्ल्ड के अंदर भी लूसीफर को हरा दिया होता है। जहाँ लूसीफर सिर्फ ये कह पाता है, भले ही मैं अपना आधा शरीर हार चुका हूँ लेकिन मैं अब भी राजा अंडरवर्ल्ड का लूसीफर, जिसके पास है सबसे शक्तिशाली मैजिक। जिसकी बात पे बंदा एग्री करता है, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है इस दुनिया में जो मैजिक यूज़ करने में सुपीरियर है वो है हम इंसान। और साथ ही वो दिल ले जाता है वहाँ से लूसीफर का। तो आखिर कौन है ये शख्स? जो जानने से पहले हम बढ़ते हैं स्पिरिट किंगडम की फाइट के 1 साल 3 महीने बाद की कहानी पर, और जिसके बाद स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैरिड अवार्डनेस सेरेमनी शुरू होती है ब्लैक बुल्स के आस्था के लिए, जिसे इसके साथ मिलता है टाइटल सीनियर मैजिक नाइट फर्स्ट क्लास का, जिसको लेकर अपनी पहली मुलाकात को याद करते हैं फिंगलियन, और साथ में ये भी जान पाते हैं कि वो कुछ कदम और दूर है अपने सपने को पाने के। पर यूनो पहले ही ग्रैंड मैजिक नाइट बन चुका है। जो किताब आस्था को भी मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों से या फिर डेविल पोजीशन के कारण उसको किताब नहीं मिल पाता। जहाँ यूनो से कम होने पर उसको बुरा जरूर लगता है, लेकिन दोनों में सब तक किसी ने अपने सपने को पूरा नहीं किया, तो अब भी काफी हद तक होप है। तो ग्रैंड मैजिक नाइट मतलब होता है मैजिक नाइट कैप्टन के बराबर की रैंक, जहाँ यूनो ने रील के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पर खैर विज़र्ड किंग वहाँ मौजूद नहीं होते, जो हो सकता घूम रहे होंगे यहाँ वहाँ रूप बदल के अपना। वैसे जहाँ आस्था ने सुना है कि कैप्टन फिंगलियन, नोजल और मैरिलोनिया सामा नॉमिनेट हुए थे नेक्स्ट विज़र्ड किंग बनने के लिए, पर जिसको इन सभी लोगों ने डिनाई कर दिया क्योंकि डेविल के साथ हुए फाइट के बाद इन्होंने रियलाइज किया कि ये लोग इस पोजीशन के लिए फिट नहीं बैठते, और साथ ही सिसगिलियन को ऐसा कोई किताब चाहिए ही नहीं। तो स्पिरिट किंगडम और हार्ट किंगडम काफ़ी तक रिकवर कर चुके हैं और हमारा कॉन्टिनेंट भले ही शांत लग रहा हो, पर फिर भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जहाँ क्लोवर किंगडम के बॉर्डर से अभी भी कुछ डेमोनिक एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जिस पर यूनो और गोल्डन डॉन और ब्लैक बुल्स वाले भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जहाँ तभी सामने दिखते हैं कैप्टन यामी, जो कहते हैं अभी तुम लोग यहाँ जिंदा दिख रहे हो सिर्फ इस बच्चे के वजह से, जिस पर कैप्टन मेंट्रिस कहते हैं हाँ और एक दिन मैं इसको काट दूंगा। पर वहीं एक किनारे खड़ी होती है कैप्टन शार्लेट, जिन पर कैप्टन यामी की नज़र पड़ते ही वो वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। जहाँ कैप्टन यामी को समझ नहीं आता कि क्यों वो ऐसा कर रही है, कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। जिस पर उनके पास खड़ा हुआ फिंडल कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, उन्होंने कन्फेस किया था अपना प्यार जब आप मरने वाले थे, क्या सच में आप दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा? तो जो सब सुन के कैप्टन यामी वहाँ से पोटी ब्रेक लेके निकल जाते हैं और आगे बैठकर सोचते हैं कि क्या सच में शार्लेट मुझसे प्यार करती है? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन उसकी की में प्यार था, मैं पहले समझा क्यों नहीं? तो वो मुझसे इसलिए भागती है क्योंकि वो शर्माती है। तो क्या वो हमेशा ही ऐसे रहने वाली है? जिसको वहाँ वैसे आवाज़ लगाने के लिए आता है फिनरल, क्योंकि ये निकलने का समय हो चुका है। पर खैर आगे यहाँ आस्था फैसला करता है कुछ कहने का, और वहीं दूसरी तरफ 2 महिलाएं अपनी फीलिंग को ट्रूली कन्फेस करने की सोच रही होती है, जैसे नोलिल जिसने आज तक सही से बात नहीं की आस्था से, पर वो कहीं ना कहीं फील करती है उसके लिए, और मिमोसा जो उस दिन के बाद से जब आस्था ने उसको बचाया था उसके अलावा कुछ और नहीं सोच पा रही, क्या हम इसका कुछ कर नहीं सकते? और तभी वहाँ आती है नैरो और दोनों के कान में कुछ कुछ कहती है, जो कहती है आस्था कन्फेस करने जा रहा है, और दोनों घबरा जाती है, पर जिसका मजा नैरो काफी बेहतरीन तरीके से ले रही है। जहाँ आगे आस्था जाता है सिस्टर लिली के पास और कहता है सिस्टर लिली प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं 18 साल का हो चुका हूँ, अब ये आखिरी बार है जब मैं आपको प्रपोज करूंगा और मैं पक्का आपको खुश रखूंगा। जिस पर नोलिल और मिमोसा का रिएक्शन काफी तक देखने लायक होता है, पर इस बार सिस्टर लिली उसको मारती नहीं है, बजाय इसके वो आस्था के बचपन से लेकर अब तक की जर्नी फील कर पाती है। पर फिर भी वो माफ़ी चाहेगी क्योंकि वो उसके परिवार की तरह है और वो उसको अपने छोटे भाई की तरह देखती है, तो वो उससे शादी नहीं कर सकती। जो आस्था समझता है वो बस गिव अप नहीं करना चाहता था,
पर साथ ही वो ये भी जानता है कि किसी की फीलिंग को बदलना पॉसिबल नहीं है। पर एक चीज़ है, एक फादर जो अभी भी बाकी रह गया है, जो बदलेगा नहीं और जिसको वो पूरा होते देखेगी, और वो है कि आस्था बन के दिखाएगा विज़र्ड किंग। जहाँ सिस्टर लिली भी कहती है कि मैं जानती हूँ आस्था तुम अमेजिंग हो, मैंने आज तक तुमसे कहा तो नहीं, पर मुझे यकीन है कि तुम कर लोगे। पर तभी वहाँ एक शख्स आता है जो कहता है बधाई हो यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन यही होगा अंत। जिसके बाद हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ इसने काफ़ी सोचा कि ये क्या कर सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। जहाँ वैसे अपने परिवार का सबसे टैलेंटेड डेविल होस्ट था, एक ऐसा शख्स जिसके एक शरीर में दो आत्माएं थी। जहाँ उसने फॉलो किया टाइम मैजिक के डेविल एस्ट्रॉट को अपने सवालों के जवाब को पाने के लिए। पर जहाँ बात करते हुए उस भविष्य की जो उन्होंने जूलियस के अंदर देखा, जो एक शांति प्रिय दुनिया का सपना था, जहाँ उसने भी देखा था कि वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, जहाँ जूलियस उसके इतने करीब होकर भी लूशियस को नहीं समझ पाया, जिसके बाद वो जूलियस को रोककर खुद सामने आता है। जिसके साथ ही हम देख पाते दोनों के सर के निशान अलग अलग जगह पर है। और खैर आगे वो कहता है कि मैं लाऊंगा शांति इस दुनिया में। और आगे हम देख पाते हैं लूशियस को आस्था के सामने, जिसको सब विज़र्ड किंग ही समझते हैं, पर आस्था उसमें कुछ फर्क देख पाता है और उससे पूछता है कि कौन हो तुम। जिसके जवाब में वो इस्तेमाल करता है टाइम मैजिक का, जिससे आसपास सभी रुक जाते हैं सिर्फ आस्था को छोड़कर। और वो आस्था को छूने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ उसके छूने से पहले आस्था का एंटी मैजिक फॉर्म एक्टिव हो जाता है, जो उसका ब्लैक फॉर्म होता है। जिस पर लूशियस कहता है अच्छा ये है वो मैजिक जो सभी कारणों को नकार देती है, एंटी मैजिक। जहाँ आस्था भी देख पाता है कि सबके लिए समय रुक चुका है, बस इन दोनों को छोड़कर। जहाँ ये बिल्कुल विज़र्ड किंग के मैजिक की तरह है, बस एक बड़े पैमाने पर। जहाँ वो आगे बताता है कि उसने लूसीफर को हत्या लिया है, और आस्था ही महसूस कर पाता है लूसीफर की उसके अंदर से, जो उसको कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि ये जूलियस भी है पर ये जूलियस नहीं है, ये इंसान भी है पर ये इंसान नहीं है। तो आखिर कौन है ये और क्या किया इसने विज़र्ड किंग के साथ? तो आगे वो बताता है कि वो है लूशियस ज़ोग्रेटिस, इस दुनिया का रक्षक, और जूलियस मारा गया, जो बात परेशान कर देती आस्था को। जहाँ वो आगे बताता है जूलियस के मिशन के बारे में, जो उसके आइडियल्स थे, जो बनाना चाहता था ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई दुख ना हो, नफरत ना हो, कोई द्वेष ना हो और कोई भेदभाव ना हो, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ शांति हो। और इसके लिए वो फिक्स करेगा इंसानियत को, तो पहले वो उन सबको डिस्ट्रॉय करेगा, और जिसके बाद वो उसके भाई बहनों की शक्तियों के साथ दोबारा जिंदा होंगे, जिससे वो सब बनेंगे खुश और बराबर शक्तियों वाले। और जिसके बाद ऐसा ही चलता रहे और कुछ भी गलत ना हो, उसके लिए मैं करूँगा उन पर राज बनकर फाइनल विज़र्ड किंग। जिसकी बातें बिल्कुल गले नहीं उतरती आस्था के, जिस पर वो कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ जैसा मैंने चाहा वैसे जा रहा है, सिवाय तुम्हारे। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना मैजिक के पैदा नहीं होनी चाहिए थी, जिसका मतलब तुम इस दुनिया की कमी हो, और एक आदर्श दुनिया बनाने के लिए मुझे उस कमी को ख़त्म करना पड़ेगा। जहाँ आस्था उसके मंसूबे समझ चुका होता है, जो जानता है एक बुरा आदमी है जिसने विज़र्ड किंग के शरीर पर काबू कर लिया। तुम सबको मारने की बात कर रहे हो, जहाँ विज़र्ड किंग सबको बचाना चाहते हैं, जिनको मैं और हर कोई एडमायर करता है, और विज़र्ड किंग इतनी आसानी से नहीं मर सकते, तो मैं तुम्हें हराकर उनको बचाऊंगा। जिस पर लूशियस कहता है कि वो ज़्यादा पावरफुल है जूलियस से, पर इससे आस्था को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जहाँ वो अपने मैजिक से उसके टाइम मैजिक को काट देता है, जिससे बाकी लोगों का रुका हुआ समय भी चलने लगता है। तो अभी इसी वक्त आस्था सरपास करेगा विज़र्ड किंग को। तो आस्था का डेविल यूनियन मोड, जो कि हर तरह के मैजिक को कैंसिल कर सकता है, जो काफ़ी कमाल की शक्तियाँ है, पर उसका इस्तेमाल वो सिर्फ 5 मिनट तक कर सकता है। जिसको देखते हुए वो एक सोल्यूशन के साथ सामने आया है, जो है पार्शियल यूज ऑफ डेविल यूनियन, जिससे वो अपने एंटी मैजिक शक्तियों के रिलीज को लिमिट करके इस फॉर्म को 10 मिनट तक मेंटेन कर सकता है। जहाँ वो उस पावर को रिलीज करते हुए थोड़े से एरिया से उस पावर को रिलीज करता है, जैसे अपने कटाना से, और एक झटके में उसका इस्तेमाल करता है ताकि ज्यादा पावर रिलीज ना हो। जहाँ वो सिस्टर को वहां से निकलने के लिए कहता है, और उसके और लूशियस के टाइम मैजिक के बीच की जंग कंटिन्यू होती है, जहाँ लूशियस के टाइम मैजिक का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि नेचर में कुछ ऐसा है ही नहीं जो टाइम को डिफाई कर सके, पर सिवाय एंटी मैजिक के। वैसे जहाँ उनकी लड़ाई से आसपास भी मलबा गिर रहा होता है, जहाँ आस्था बाकी सब कोई भागने की सलाह देता है, और आगे लूशियस उसको छूता है, जिसको काउंटर कर लेता है आस्था। वैसे जिस बीच लूशियस ने इस्तेमाल किया था अपना टाइम मैजिक, पर उसका वो मैजिक आस्था के ऊपर बिल्कुल काम नहीं आया। तो जो चीज़ एंटी मैजिक को रोक सकती है वो है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अटैक्स। पर कॉम्बैट फाइट आस्था के खिलाफ काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करता है अपने शरीर के साथ, और वो अब भी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जहाँ फिर आगे आस्था अपने एंटी मैजिक कटाने से बाहर करता है, और उसके बाद निकालता है डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड, जिसकी शक्तियाँ भाप पाता है लूशियस, जो उसकी शांति प्रिय दुनिया का सपना चकनाचूर कर देगा। पर जैसा उसे लूशियस करने नहीं देगा, जहाँ लूशियस के सर पर सींग आ जाते हैं कुछ 12 सिंघा की तरह। तो भले लूशियस का परिवार एक ऐसा परिवार हो जो डेविल होस्ट करता हो, लेकिन डेविल की शक्ति प्यूरिफाई करते हुए
वो सीख पाया एक मैजिक जो बन सकते इंसानों की पवित्र शक्तियाँ। और फिर सामने आता है एक आदर्श इंसान कैसे दिखता है वो लुक, जिसकी की महसूस करके आस्था को ना तो इंसान का वजूद महसूस होता है और ना ही डेविल का। जिसके बाद वो काफी तेजी से पहुंचता है सिस्टर लिली के पास, जिसको भाप नहीं पाता आस्था। और इससे पहले कि आस्था कुछ कर पाए, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है सिस्टर लिली के ऊपर अपने सोल मैजिक के साथ, जिसके मैजिक से वो किसी के भी आत्मा को छूकर उसे परिवर्तित कर सकता है। क्योंकि आत्मा ही सोर्स है इंसान के अंदर की जिंदगी, मैजिक और बुद्धि का, जिस पर आस्था कुछ भी नहीं कर पाता। क्योंकि अगर वो डीमन डुएलर से वार करेगा तो उसके वार सिस्टर को भी लगेंगे और डीमन स्लैशर वहां तक समय रहते नहीं पहुंच पाएगा। तो आगे लूशियस उसको दिखाता है एक सच्चा खुश इंसान, जिस पर सिस्टर लिली का एक नया रूप देखने को मिलता है, जो कहती है आस्था इंसानियत की खुशी और शांति के लिए मरो। जिसके सामने चुपचाप खड़ा आस्था कुछ नहीं कर पाता और उनका एक वार आके लगता आस्था को, जिससे लूशियस के रास्ते का कांटा अब साफ हो चुका है। और इस पल तक हम देख पाते आस्था हार चुका है, पर अपनी उस जख्मी हालत में भी वो सिर्फ ये कहता है अभी नहीं, मैं अभी नहीं आ रहा। पर आस्था के जख्म काफी गहरे हैं और उसके पास ज्यादा जिंदगी नहीं बची। पर तभी उसको बचाने के लिए वहां आती है मिमोसा और नोलिल, जहां नोलिल एक वार करती है पर उसको सिस्टर लिली काफी आसानी से रोक देती है, जिसके लिए वो इस्तेमाल करते इस बैटल मैजिक का। पर वो तो आस्था की सिस्टर थी ना, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो वैसे लूशियस ने ब्लीज की शक्तियां दी और उसको प्यूरिफाई कर दिया, जिसे जन्मा एक प्यूरिफाइड डेविल, जिसके लिए इस्तेमाल किया उसने अपने सोल मैजिक का। जहाँ सोल मैजिक के बारे में सुन के नोलिल समझ पाते कि वो विजिट किंग नहीं है, तो आखिर कौन है वो और वो क्या कर रहा है। तो बताता अपने प्लान के बारे में, जहाँ वो सुप्रीम डेविल्स और लोअर रैंक के डेविल्स को भी इस्तेमाल करेगा, जिससे इंसानियत एक नए दायरे तक आगे बढ़ जाएगी। और सिस्टर लिली उसकी पहली इन्वेंशन या सैंपल जो भी वो कर सकता है उस चीज का, जिससे बने शक्तिशाली और समझदार जीव, जिन्हें कहा जाएगा पैलाडिन्स, जिन्हें तुम मान सकते हो इस दुनिया के रक्षक। और इसके बाद मेरा राज पूरी दुनिया पर होगा और कोई भी विजिट किंग मेरे सामने कुछ नहीं होगा, और मैं जाना चाहूंगा द ग्रेटेस्ट विजिट किंग। और आस्था को हिल करने के लिए आगे बढ़ रही होती है मिमोसा और नैरो, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाए उसको रोक देती है अपने इस बैटल मैजिक के अंदर सिस्टर लिली, जो होता है बैटल मैजिक सैक्रेड माना डोमिनेशन, जो एक तौर पे एक पिंजरे की तरह ही है, जहां सिस्टर लिली को यकीन ही नहीं होता कि उनके जैसे किसी ने इतने पावरफुल मैजिक को कास्ट किया है। तो लूशियस सामा सच में काफी कमाल के हैं और बाकी को कहते हैं कि तुम लोग भी जल्दी मेरे जैसा मुकाम हासिल कर लोगी। जिस केज के बाहर से नोलिल चिल्ला रही होती है तुम तो आस्था की सिस्टर हो ना, क्योंकि वो आस्था को मारने जा रही होती है। पर उसका बलिदान जाया नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बदले मिलेगी इंसानियत को सच्ची शांति। पर आस्था उस हालत में भी कहता है सिस्टर मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। पर आस्था को कौन बचाएगा सिस्टर से, जो अपना वार करती आस्था के ऊपर, जिससे आस्था वहां से गायब हो जाता है। जिससे परेशान नैरो, नोलिल और मिमोसा जोरों से चिल्लाती है आस्था। पर ये हो गया, इस दुनिया की कमी इस दुनिया से मिट गई। तो इंसाफ का दिन आएगा आज से एक हफ्ते बाद, जिससे सामने आएंगे हम जैसे और लोग, जहाँ के तौर तरीके और रहन सहन यहाँ से काफी अलग होंगे। जो सब ये देख चुका है, जो सब काफी कमाल का होगा, जहाँ आगे वो कहता है कि तुम उसके बाद भी मुझे रोकने आओगे, मैंने वो भी देख लिया है। जहाँ सारे कैप्टन और मैजिक नाइट्स उसकी ओर बढ़ते हैं, जो सब हैरान होता है जूलियस को देखकर। तो क्या वो जूलियस नहीं, पर जहाँ कैप्टन यामी कहते हैं कि उसकी मैजिक और की बिल्कुल अलग है, लेकिन वो शरीर जूलियस का है। तो क्या होगा आगे, क्योंकि लूसियस इस समय वहां से भागने वाला होता है। तो क्या एक हफ्ते के बाद के इंतजार के बाद ही उसे लड़ने जाएंगे और दोबारा करेंगे तैयारी और पावरफुल बनने के लिए, ताकि रोक सके लूशियस को, जिसकी पावर सच में काफी कमाल की है। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।